नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात करगिल की। करगिल जंग के 25 साल पूरे हो चुके हैं। ये वो जंग है जब पाकिस्तान तीसरी बार पीटा। पाकिस्तान घुसपैठियों की तरह घुसा और उस पहाड़ी पर जा बैठा जो सामरिक तौर पर काफ़ी मायने रखता था। सैनिकों की जाबाजी की वजह से पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी। उस वक्त सेना की अगुवाई कर रहे थे जनरल वेद प्रताप मलिक। हमारे साथ जनरल मलिक खुद हैं। सर, पहला सवाल यही उठता है कि फरवरी महीने में वाजपेयी जी और नवाज मलिक के बीच लाहौर में शिखर सम्मेलन होता है और मई में करगिल जंग। ये कितना चौंकाने वाला था सर? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी और वही सबसे बड़ा सरप्राइज़ हुआ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि वाजपेयी जी काफ़ी दुखी थे और काफ़ी देर तक उनको विश्वास नहीं आ रहा था कि हमारा लाहौर डिक्लेरेशन साइन करने के बाद में पाकिस्तानी लोग ऐसा करेंगे। तो इसलिए जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बोला कि ये घुसपैठिए हैं, तो वो काफ़ी समय तक इसी बात को, मुझे याद आता है कि मई के आखिर में उन्होंने अपना एक आदमी भेजा था नवाज़ शरीफ को मिलने के लिए, यही पूछने के लिए कि ये क्या हो रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इट वाज ए बिग सरप्राइज़ फॉर एवरीबडी, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर और मिलिट्री लेवल के ऊपर भी था, क्योंकि हमारी सर्विलेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो कारगिल वॉर केम एज ए बिग सरप्राइज एट ऑल लेवल्स। सर, ये सवाल बार बार कौंधता है दिमाग में कि पाकिस्तानी आखिर हमारे जो करगिल की जो पहाड़ियाँ है उस पर कैसे कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी ऑपरेशन जो है कैसे खबर नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी सर हमें? देखिए, पहली बात तो ये कि उसका टेरेन हमको समझना चाहिए कि बहुत ही भीषण पहाड़ी इलाका है। हाइट्स जो हैं वहाँ पर 14,000 से 18,000 19,000 तक जाती हैं और बड़े बड़े गैप्स हैं वहाँ पर, और फ़ौज जो है वो हर एक जगह के ऊपर नहीं रह सकती है। तो जो हमारी पोस्ट लगी हुई थी वो उन रास्ते के ऊपर लगी हुई थी जहाँ से हमको शक था कि वहाँ से उनकी फ़ौज हमारी एरिया के अंदर आ सकती है। तो इन्होंने वो रास्ते तो नहीं चुने और उन्होंने जो वैलीज़ थी, बीच में नाले थे, उनका इस्तेमाल करके और थोड़ी थोड़ी टुकड़ियों में करके वो आ गए। और हमारे पोस्ट के बीच में गैप जो थे 9 किलोमीटर से लेकर 40-45 किलोमीटर के गैप होते थे। और उस वक़्त हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कोई ऐसी सर्वेलेंस की जो आजकल यूएवी हैं, सैटेलाइट इमेजरी है, या आजकल तो ग्राउंड सेंसर्स हैं, रेडार्स हैं, ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं थी। तो उन्होंने जब वो बीच में आके और जहाँ पर उन्होंने खाली पहाड़ की चोटियाँ देखी, वहाँ पर वो आके बैठ गए। तो यू कैन कॉल इट बोथ इंटेलिजेंस एज वेल एज ए सर्वेलेंस फेलियर। इंटेलिजेंस में फेलियर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बिल्कुल किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को भनक नहीं थी और वो काफ़ी देर तक, आखिर तक यही बोलते रहे कि ये कुछ घुसपैठिए आ गए हैं ना। घुसपैठियों को तो हम लोग कश्मीर में हमेशा से टैकल करते आ रहे थे, लेकिन इसमें से कोई घुसपैठिए जो थे वो जिहादी नहीं थे। ये सारे पाकिस्तानी फ़ौज के लोग घुसपैठियों की ड्रेस पहनकर और उनके इन्फिल्ट्रेशन को इस्तेमाल करके वो अंदर आए थे। तो सर, करगिल जंग में कब आपको लगा कि अब हमारी जीत पक्की है? टर्निंग पॉइंट आपको कब लगा सर? हमने ये जो ऑपरेशन थे वो 25-26 मई से शुरू किए थे और पहली जीत जो हमको मिली वो थी कोई 13 या 14 जून में, जब हमारी फ़ौज ने तोलोलिंग की पहाड़ी के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और तोलोलिंग की पहाड़ी जो थी वो बहुत डोमिनेट कर रही थी हमारे रोड को, जो जोजिला से कारगिल की तरफ जाता है। तो काफ़ी भीषण लड़ाई थी वो, और उसके बीच में हमने भी कई अपने ऑफिसर जैसे खोए, जवान खोए। लेकिन जब जिस तरीके से हमारे जवानों ने वहाँ पर
उस पर कब्ज़ा किया और जिस तरीके से पाकिस्तानियों को वहाँ से हटाया, उस दिन मुझे लगा कि ये टर्निंग पॉइंट है, हम इनको अभी नहीं रहने देंगे और हम विजय हासिल करके रहेंगे। एक मैं और बात बता दूं कि अपने में और अपनी फ़ौज के अंदर मेरे पास मुझे हमेशा ही कॉन्फिडेंस था कि जब लास्ट वाली ब्रीफिंग मैंने की प्राइम मिनिस्टर को मई के महीने में, जी, मेरे ख्याल में 23 या 24 मई का था, तो उस वक़्त भी मैंने उनको बोला था कि आप फ़िक्र नहीं करिए, हम इनको यहाँ से भगा देंगे। और मैंने जानबूझ के उस वक़्त ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा था। तो तोलोलिंग की चोटी के ऊपर जब हमने कब्ज़ा कर लिया, फिर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि हम लोग इसको भगा देंगे यहाँ से। लेकिन शुरुआत में हमारी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई, नुकसान बहुत हो रहे थे, खास जंग के। तो उस समय बॉडी जब आ रही होगी, कैसे ख्याल आ रहे होंगे, कैसे मन में लगता होगा क्या? देखिए, किसी भी सोल्जर के लिए, खासकर अफसर के लिए, जब वो नहीं चाहता कि उसके साथियों में से कोई, तो दुख की बात होती है हमेशा, लेकिन फ़ौज का मोराल के लिए, फ़ौज की जो कि वो लड़ाई में उनको वो नहीं है, तो हम लोग ऐसी चीज़ों को छुपा के देते हैं, दिल में रख लेते हैं उसको, हम वो जो है बाकी फ़ौज के ऊपर असर नहीं होने देते। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर भी ऐसी ही चीज़ रोज़ाना जब मुझे सुनना पड़ता था कि हमारे यहाँ कितने लोग शहीद हुए, तो दुख की बात होती थी, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते थे बाकी फ़ौज के सामने। सर, कितना मुश्किल भरा ऑपरेशन विजय रहा। पाकिस्तानी उस समय चोटी पर थे, हमारे जवान नीचे थे। सर, थोड़ा बताएं देशवासियों को। ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जैसे बताया है कि चैलेंजेस जो थे हमारे, पहले तो वहाँ की टेरेन का था, पहाड़ की चोटियाँ, भीषण रास्ते, बहुत बड़े बड़े नदी नाले वहाँ पर, हाई ऑल्टीट्यूड। दूसरी बात ये थी कि हमारे पास इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं थी, हमको ये नहीं मालूम था कि ये लोग कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। और तीसरी बात ये भी मैं बताऊँ आपको कि हमारे पास जो इक्विपमेंट था और हथियार थे वो भी कम थे, बहुत कम थे, क्योंकि उन दिनों में हम लोग जो हमें ऑथराइज होता है 100% नहीं रख सकते थे। हमको पैसे ना होने की वजह से 70% हम लोगों के पास होते थे, और जो नए आजकल हथियार देखते हैं या इंस्ट्रूमेंट देखते हैं वो तो हमारे पास थे भी नहीं। तो ये सब चैलेंजेस बहुत थे, और मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ अपने जवानों का और अपने यंग ऑफिसर्स का, कि जिस तरीके से हमारा इंडियन आर्मी का जो ह्यूमन कैपिटल है, जिस तरीके से हमारे जवान हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन है, और या हमारे अफसर हैं, यंग अफसर खासकर, जो इतनी बोल्डली लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं हमेशा, तो सबसे बड़ा श्रेय जो है मैं उनको देता हूँ। करगिल जंग में जो आप बात कर रहे हैं सर, हमारे युवा अफसर की बात करें, सैनिकों की बात करें, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया, बात चाहे कैप्टन बत्रा की हो या फिर मनोज पांडे की हो या फिर आपके एडीसी सुधीर बालिया, मेजर सुधीर बालिया, आपसे स्पेशल छुट्टी लेते हैं कि नहीं, हमको करगिल में लड़ने के लिए जाने दीजिए, परमिशन, तो उनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल। तो ये जो हौसला था, जो जोश था सर, ये कितना मायने रखा सर उस पोजीशन में? थोड़ा यह भी बताएं दर्शकों की कि आप नीचे से चढ़ रहे हैं सर, उस जगह से हालात से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, वो ऊपर बैठे हुए हैं, नंबर भी वहाँ पर होता है, तो थोड़ा इसको बताएं कि जोश के बलबूते पर जो हासिल। देखिए, फ़ौज का माहौल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि चाहे दिल्ली में बैठे बैठे मुझे लोग कई पूछते थे कि जनरल साहब क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या हम उनको पछाड़ पाएंगे या नहीं पाएंगे, कई बार शक दिखाते थे। लेकिन मैं हर 6 दिन के बाद में फ्रंट पे गया, और जगह जगह के ऊपर मैंने अपने जवानों से भी मिला, अफसरों से भी मिला, यंग ऑफिसर से भी मिला। बहुत मुझे कभी किसी ने वहाँ पर फ्रंट लाइन में नहीं बोला कि सर ये मुश्किल काम है, नहीं होगा, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने मुझे
मेरा मुराल हाई किया। तो ऐसा जोश था पूरी फ़ौज में उस वक़्त कि जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो सोल्जर्स थे उनका अपना विश्वास अपने में और बल्कि विश्वास हम लोगों को देने। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि उन दिनों में जो जिस तरीके से हमको देशवासियों से भी जोश मिला, जिस तरीके से उन्होंने हमारे सपोर्ट दी है, मॉरल सपोर्ट दी है, वो भी एक काफ़ी मायने रखती है। तो ये माहौल था फ़ौज के अंदर और देश के अंदर हमारी लीडरशिप के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल नेता हों या फ़ौज के अपने अफसर हों। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जब हालात होते हैं और ऐसा जोश होता है तो आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। सर, आपको कब लगा कि ऑपरेशन पूरा हो गया? क्या सीज़ फायर का अनाउंसमेंट जल्दी कर दिया गया? कई यह भी कहते हैं कि मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का। जिस दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि पाकिस्तानी लोग चाहते हैं कि सीज़ फायर करो, तो उस वक़्त मैंने उनको एक साफ ना किया था। मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कारण, तो मैंने कहा कि अभी इन लोगों ने हमारे इतने आदमी मारे हैं और हम लोग इनको क्यों छोड़ दें। और मैंने ये भी बोला था कि ये मेरे लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा फ़ौज को समझाना कि हम उनको क्यों उनके सीज़ फायर एक्सेप्ट करना। लेकिन उस दिन मुझे याद है 3 मीटिंग हुई मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ में और ब्रजेश मिश्रा भी वहाँ पर थे। और आखिर में पॉलिटिकल हालात को देखते हुए, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए फिर ये फ़ैसला किया गया। मैंने अपने साथियों से भी बात की, एयरफोर्स, नेवी और अपने जो जूनियर आर्मी कमांडर, कोर कमांडर से भी बात की। तो फिर हम लोग माने कि ठीक है, इनको सीज़ फायर कर दिया है। लेकिन वो मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो सीज़ फायर और उनका विथड्रॉल है वो हमारे हुक्म के मुताबिक होगा। तो उन्होंने अगले कुछ दिनों में वो जब विथड्रॉ कर गए तो बाकी सब जगह से कर गए विथड्रॉ, लेकिन 3 जगह थी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में, उन्होंने नहीं किया। तो फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़ा। जब उन्होंने बोला कि अभी लड़ाई ख़त्म हो गई, मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि लड़ाई ख़त्म हुई, क्योंकि ये 3 जगह के ऊपर वो अभी भी बैठे हुए हैं और उसमें से एक ज़ुलू रिज भी थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप फिर क्या चाहते हो। मैंने कहा देखिए, अगर वो हटते नहीं हैं तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनको यहाँ से, और उन्होंने फिर हमको अटैक करने की इजाज़त दी। वो अटैक जो था हमने 23-24 जुलाई को किया और 25 तारीख तक उनको वहाँ से सफाया उनका कर दिया। तो फिर 26 को मैंने उनको बोला कि हमने अपना काम आपके मुताबिक, ऑर्डर्स के मुताबिक कर दिया है और अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे एरिया में कोई पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन सर, 25 साल बाद ये सवाल पूछ रहा हूँ सर, अगर उस समय मौका लगता सेना को सर, तो सेना बाद में जाके शुरुआत में भले मुश्किल सिचुएशन था सर, लेकिन उस समय तक तो सेना अपर हैंड में आ चुकी थी सर, पाकिस्तान को और ज़्यादा लेसन दिया जा सकता था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास प्लान थे और बल्कि फ़ौज हमारी तैयार थी, ना सिर्फ कारगिल के एरिया में पर बाकी JN के, हाँ, बाकी जगह के ऊपर भी, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी फ़ौजें सब जगह पर तैयार थी। मैंने लिखा भी है कि एक जगह के ऊपर कि हम लोग 6 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की किसी जगह पर जा सकते थे, बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। लेकिन देखिए, ये जो फ़ैसले होते हैं ये सिर्फ फ़ौजी के लिए, फ़ौज के फ़ैसले नहीं होते हैं। इसके बीच में तो ओवरऑल सिचुएशन जो देखी जाती है, जो नेशनल सिक्योरिटी की पूरी हालात को देखे, तो वो पॉलिटिकल फ़ैसला होता है। तो वो पॉलिटिकल फ़ैसला जो था उनका कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट जो थी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी। हमारे ऊपर उन दिनों में फॉरेन कंट्रीज़ की सैंक्शन लगी हुई थी। वो लोग हमको शक की तरफ से देखते थे, क्योंकि हमने एटॉमिक वेपन्स का टेस्ट किया था 1 साल पहले। तो ये उन कारणों की वजह से आखिर में और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हमारी शायद कैजुअल्टीज़ कम होती अगर बाकी जगह पर हम चले जाते। वो शायद सही बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई आजकल कहीं पर भी हो, हमारे पास इतने हथियार हैं जहाँ पर, तो वो कैजुअल्टीज़ तो होंगी। और अगर हम बाकी जगह के ऊपर जाते, हो सकता है कि हम लोग ज़रूर कोई ना कोई जगह और कब्ज़े में कर लेते।
लेकिन ये कहना कि कैजुअल्टीज़ नहीं होती या वो मैं नहीं बात मानता हूँ, कैजुअल्टीज़ और भी होती। क्या सर लगता है कि करगिल जैसा घुसपैठ फिर कहीं हो सकता है सर? उसके बाद में हमने काफ़ी अपने जो पॉलिसीज़ हैं और जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसको बदल दिया है, और अब जो है वहाँ पर उस एरिया में हमारे ज़्यादा फ़ौज लगी हुई है, ज़्यादा जो गैप पहले वाले थे वो बहुत कम रह गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी हमारे पास ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे फैसिलिटीज़ हैं, यूएवी से लेकर सैटेलाइट इमेजरी है, रेडार्स हैं, और ग्राउंड के ऊपर हमारे सेंसर्स हैं ऐसे। तो मैं नहीं समझता कि वो अभी दोबारा ऐसी हिम्मत करेंगे, और अगर हिम्मत करने की कोशिश भी की तो हम उनको अच्छी तरीके से पछाड़ सकते हैं और उनको फिर दोबारा सबक सिखा सकते हैं। सर कल की रिव्यू कमेटी बनी थी सर, उसकी सिफारिशें भी थी, लेकिन कई सिफारिशें अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं की गई क्या? जी हाँ, उन्होंने नंबर वाइज तो उन्होंने कई, सरकार ने बोला है कि ये हमने कर लिया है, लेकिन वो स्पिरिट जो थी, जिस तरीके से उन्होंने कारगिल रिव्यू कमेटी ने चीज़ें लिखी थी, कई जगह के ऊपर पीछे रह गए हैं। आप देख लीजिए सीडीएस को बनने में कितने साल लग गए, और उसको बनने के बाद में अभी भी हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह की बातें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं। और ये जो चीज़ें हैं इसमें मैं समझता हूँ कि जल्दी काम होना चाहिए, खासकर जो इंटीग्रेशन की बातें हैं हम लोग, और हथियार को और बाकी जो हमारे गैजेटरी वगैरह है उसको हमको अपडेट करते रहना चाहिए, और कमी नहीं आने देना चाहिए। तो सर क्या सीख मिली है सर हमें करगिल की? बात कर तो सेना की बात करें और सरकार की बात करें, क्योंकि आपने दोनों को बहुत करीब से देखा उस दिनों। देखिए, बहुत इसमें सीखें, उस वक़्त मैंने किताबों में भी लिखा है ये बातें। जी। सबसे पहले तो लोग समझते थे कि दो जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं वो आपस में लड़ नहीं सकते, तो आपने देखा कि यहाँ पर हम दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ थे और फिर भी हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ी। तो हमको हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जिस तरीके से भी वो। दूसरी बड़ी बात यह है कि फ़ौज को हमेशा तैयारी में रहना चाहिए। ये नहीं है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं तो 10 साल के बाद में आपको पैसे मिल जाएंगे या 8 साल के बाद में, तो वो काम नहीं चलता है। फ़ौज के दोनों हिस्से, जो उसका ह्यूमन कैपिटल है उसको, और जो उनको हथियार चाहिए या उनको बाकी इक्विपमेंट चाहिए और जो एमुनिशन उनको चाहिए, इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए ताकि दूसरे की हिम्मत नहीं पड़े ऐसा काम करने की। अगर हम लोगों के ये चीज़ें होती वहाँ पर और कोई, तो उसकी भी शायद हिम्मत नहीं होती कारगिल को करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा लेसन मैं, बाकी भी है इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर, अभी काफ़ी चीज़ें उसमें से सुधर भी गई हैं, लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इंटेलिजेंस फेलियर, क्योंकि उसके बाद में जो प्लान बनते हैं तो वो इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर ही बनते हैं। सर एक अंतिम सवाल ये है कि पाकिस्तान को बार बार हार मिली है, बात चाहे 65 की हो, 71 के, 91 के, 91 की हो, 99 को, लेकिन फिर भी अभी तक पाकिस्तान सुधरा नहीं है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन सर? देखिए, पाकिस्तान, आप सबको मालूम है कि राज कौन करता है पाकिस्तान में? उनके पॉलिटिकल नेता नहीं करते, कहने को कह, जो वहाँ पर पॉलिटिक्स जोर है वो है फ़ौज का वहाँ पर। अब फ़ौज जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए और अपनी स्टेटस बनाने के लिए तो वो हमेशा यही कहती रहेगी कि हमको ख़तरा है इंडिया से। जिस दिन उन्होंने बोला कि हमें ख़तरा नहीं है इंडिया से, तो उनका अपना स्टेटस वहाँ पर जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल राज नहीं होता और फ़ौज पॉलिटिकल ऑर्डर मानती है जैसे हमारे देश में होता है, तब तक ये बात मुश्किल है हमारे दोनों के बीच में अच्छा समझौता करने के लिए। अभी भी आप देख लीजिए, अभी उनके पास
इकोनॉमिक हालत कितनी ख़राब है, पॉलिटिकल हालत कितनी ख़राब है, सब कुछ है, लेकिन फ़ौज का राज है तो वो फ़ौज जो है अभी भी कोशिश करती रहती है मिलिटेंसी को आगे करने के लिए, या जगह जगह के ऊपर अभी भी सीज़ फायर वायलेशन वगैरह होती है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन फिलहाल नहीं लग रहा है इस वक्त मुझे नहीं लगता, जब तक मैंने बोला है कि वहाँ पर ठीक डेमोक्रेसी नहीं आ जाए जैसे हमारी है। जब तक उनका आर्मी का राज है तो आर्मी वाले तो फिर अपना ही बेनिफिट देखेंगे और अपने ही स्टेटस को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। Thank you. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।